नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। विश्व युद्ध नाम आते ही आंखों के सामने सिर्फ मौत और तबाही की तस्वीरें आ जाती। मरते इंसान, टूटते देश, खत्म होती अर्थव्यवस्थाएं, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। दुनिया आजकल इसी दौर से गुजर रही है। बहस आम है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? 1914 में पहला, 1939 में दूसरा, क्या 2022 में तीसरा विश्व युद्ध होगा? रूस के विदेश मंत्री की चेतावनियों ने इस चिंगारी को नई हवा दे दी है। क्यों दुनिया फिर तबाही की तरफ जानबूझकर बढ़ रही है? तब एलाइड, एक्सिस और सेंट्रल पावर्स थे, अब नेटो, रूस और उसके सहयोगी। रूसी विदेश मंत्री की चेतावनी है, तीसरा विश्व युद्ध करीब है। Привязки к планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделало заявление такого же содержания. Все 5 лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. Мы из нее... सरगेई लावरोव की धमकी, तीसरे विश्व युद्ध को हल्के में ना ले। Mr. Lavrov, this is a clear traditional Russian scaremongering, an attempt to blackmail the world and to scare countries who support Ukraine away. To tell to them, if you continue supporting Ukraine, we will resort to the third world war. But it's just a blackmail. No one should be afraid of it. रूसी मीडिया में भी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चा आम है। वेस्टर्न मीडिया भी थर्ड वर्ल्ड वॉर के दावे कर रहा है। पुतिन ने संसद से रूस के विरोधियों को धमकी दी, जो रूस नहीं चाहता वैसे हालात बन रहे हैं। जो यूक्रेन नहीं चाहता वैसा माहौल बन रहा है। नेटो के 3 युद्धपोत फिनलैंड पहुंच चुके हैं। रूस ने फिनलैंड पर परमाणु मिसाइलें तैनात करने की चेतावनी दी। क्या वाकई दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जानकार कहते हैं कि यूक्रेन तो बहाना है, असल जो अहम का टकराव है वो रूस और अमेरिका के बीच है। जो रूस और अमेरिका पहले और दूसरे विश्व युद्ध में एक ही तरफ से एक साथ लड़े, वही दोनों मुल्क अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं। न पहला झुकने को राजी है, न दूसरा पीछे हटने को तैयार। प्रथम विश्व युद्ध में जो अदावत सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स की थी, दूसरे विश्व युद्ध में जो दुश्मनी एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स की थी, कुछ वैसी ही दुश्मनी रूस और यूक्रेन में है, या यूं कहें कि रूस और अमेरिका में। दुनिया की महाशक्तियां जब आस्तीनें चढ़ाकर आंखें करेर कर एक दूसरे के सामने खड़ी हो, तो विश्व युद्ध का खतरा दूर नहीं रह जाता है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से हालात युद्ध तक पहुंच ही गए हैं। महायुद्ध से कम माहौल विश्व युद्ध का बन जाए, कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल छिड़ सकता है, और ना छिड़े इसके लिए ही तमाम ये कोशिशें करी जा रही हैं कि नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो रूस के साथ, या अगर कल को चाइना अगर ऐसा कोई इन्वेजन करता है ताइवान का, तो भी फिर मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि सुपर पावर्स आपस में आमने सामने ना आए। क्योंकि अब अगर सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, देखिए जब तक युद्ध में एक तरफ सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक इंफीरियर पावर है, तब तक ये विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाता। क्योंकि जनरली एक सुपर पावर के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, लेकिन एक इंफीरियर पावर के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते हैं। दिक्कत तब होती है जब 2 सुपर पावर्स और 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने भिड़ जाएं, तब फिर ऐसी सूरत में वो बहुत जल्दी विश्व युद्ध का एक रूप ले लेगा। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को नेटो देशों ने हथियार देने बंद नहीं किए,
तो हालात तीसरे विश्व युद्ध जैसे बन सकते हैं। लावरोव का दावा है कि यूक्रेन को जो हथियार पश्चिमी देशों से मुहैया कराए जा रहे हैं, उनकी मदद से रूसी ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। Привязки к планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделала заявление такого же содержания. Все 5 лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. सरगेई लावरोव के बाद रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने भी कहा है कि रूस यूक्रेन को हथियार देने वाले ब्रिटेन सहित तमाम नेटो देशों पर हमला कर सकता है। इस धमकी में कहा गया है कि जो नेटो देश कीव को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए उन देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ब्रिटेन कीव में दोबारा अपना दूतावास खोलता है तो रूस ब्रिटिश राजनयिकों को टारगेट पर ले सकता है। इस धमकी के पीछे रूस ने तर्क दिया है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं। Ми потребуємо зброї, щоб захиститись від жорстокої. हथियारों के मामले में रूस वैसे तो यूक्रेन से कई गुना आगे है, लेकिन नेटो से मिलने वाले हथियारों के दम पर यूक्रेन जंग में डटा हुआ है। और रूस युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा है। शांति की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। रूस के खिलाफ नेटो देश लगातार लामबंद हो रहे हैं। यही देशों की एकजुटता धीरे धीरे हालात खराब होने की तरफ इशारा कर रही है। यूक्रेन की सेना के मुकाबले रूस की सेना ज्यादा बड़ी है और उसके पास हथियार भी ज्यादा है। ये बात सच है कि हथियारों के मामले में रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर नेटो देशों की ताकत यूक्रेन के साथ मिल जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, तो रूस के पास 13,50,000। नेटो देशों के पास 20,723 विमान हैं, तो रूस के पास 4,173। नेटो देशों के पास 14,682 टैंक हैं, तो रूस के पास 12,420 टैंक। नेटो देशों के पास 5,040 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें हैं, तो रूस के पास 6,574। नेटो देशों के पास 2,049 मिलिट्री शिप्स हैं, तो रूस के पास 605। नेटो के पास 144 पनडुब्बियां हैं, तो रूस के पास 70। और अब सबसे निर्णायक, नेटो के पास 6,065 परमाणु बम हैं, तो रूस के पास उन सबसे ज्यादा 6,255। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो किसी भी पक्ष का पलड़ा भारी नहीं होगा। इट बी द ग्रेटेस्ट डिजास्टर फॉर ह्यूमन काइंड। सबसे बड़े कैजुअलिटी जो है और नुकसान जो है वो ह्यूमैनिटी का होगा। बड़े सारे फायर स्टॉर्म्स होंगे, मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई, हंड्रेड्स ऑफ सिटीज विल बी ऑन फायर, न्यूक्लियर विंटर आ जाएगी। कहा जा रहा है कम से कम 6 महीने तक सूरज नजर नहीं आएगा। बहुत बड़े पैमाने पर जो न्यूक्लियर फॉल आउट है उसका इफेक्ट कम से कम 6 महीने तक रहेगा। और आप लड़ाई के इलाके में हो या नहीं हो, इवन 10,000 किलोमीटर अवे हो, जो न्यूक्लियर फॉल आउट का असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। और बड़े पैमाने पर रशिया के पास में, अमेरिका के पास में, ब्रिटेन के पास में, फ्रांस के पास में, चाइना के पास में इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि वो फर्स्ट स्ट्राइक को ऑब्जॉर्व करने के बाद भी कम से कम दूसरे देश को 100 गुना बर्बाद कर सकते हैं। रशिया ने अभी एक सरमट करके अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टेस्ट करी। तो अब वो बैलिस्टिक मिसाइल क्यों इतनी डेंजरस है? वो इसलिए डेंजरस है क्योंकि एक मिसाइल के ऊपर कम से कम आप 10 अलग अलग वॉरहेड लगा सकते हैं, और वो जो वॉरहेड है वो न्यूक्लियर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो मंजर होता है वो ये कि अगर ऐसे में जरा सी चूक हुई और अगर एक एक न्यूक्लियर जो वेपन है, चाहे वो टैक्टिकल हो चाहे कन्वेंशनल हो, टैक्टिकल हो तो भी अगर ऐसा फायर हो गया
तो ऐसी जो वॉर है वो बहुत जल्दी एस्केलेट हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पक्ष भी है उधर से फिर न्यूक्लियर वेपन के सामने अपना न्यूक्लियर वेपन वहां से लॉन्च करेगा। और ऐसे में जो एस्केलेशन है वो चंद मिनटों में ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम पूरे विश्व के लिए ये खतरा बन जाएगा, क्योंकि केवल एक न्यूक्लियर वेपन से आप पूरे के पूरे शहर को उजाड़ सकते हैं। ये एक एटॉमिक बॉम्ब ने हमें दिखा दिया। और आज की डेट में तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। पहला विश्व युद्ध अधिकतर ट्रेंचेस में लड़ा गया, जिसमें सैनिक बारूदी सुरंग खोदकर दुश्मन के इलाके में जबरदस्त धमाके करते थे। बेल्जियम के मेसेंस रिज में ऐसी ही एक बारूदी सुरंग डेटोनेट की गई, जिसमें 9 लाख पाउंड विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड लॉयड ने 140 किलोमीटर दूर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में सुनी। लेकिन मौजूदा दौर में क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? फिनलैंड में ऐसी ही कुछ हलचल हो रही है जो रूस को नागवार गुजर रही है। विश्व युद्ध मतलब बर्बादी। विश्व युद्ध मतलब तबाही। विश्व युद्ध यानी पावर के लिए इंसानियत का कत्ले आम। यही तो हुआ पहले विश्व युद्ध में। अट्ठाईस जून 1914 को सरायेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन वारिस आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे। मित्र देशों में बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, मॉन्टेनेग्रो, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। वैसे तो अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन जब जर्मनी ने अमेरिका की शिप को डुबो दिया, जिसमें 128 अमेरिकी मारे गए, तब अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। पहले विश्व युद्ध को युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा जाता था, यानी एक ऐसी लड़ाई जो इसलिए लड़ी गई ताकि तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयों को खत्म किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? युद्ध जब खत्म हुआ तो तबाही की तस्वीर सामने थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक पहले विश्व युद्ध में कुल मिलाकर 85,28,831 सैनिक मारे गए और 2,11,89,154 सैनिक घायल हुए, जबकि सैनिक और नागरिक मिलाकर करीब 1,70,00,000 लोग मारे गए। इस लिहाज से जब रूस और यूक्रेन विश्व युद्ध की बात करते हैं तो आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें आती हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो इसके लिए पुतिन और बाइडेन दोनों ही इक्वली जिम्मेदार होंगे। दोनों में से किसी ने भी स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाई। लड़ाई से शुरू होने से पहले बाइडेन ने पुतिन से तकरीबन 3 बार अलग अलग समय बातचीत की, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद में तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम प्रेशराइजेशन के बावजूद भी बाइडेन जो है किसी हालत में पुतिन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, पुतिन बाइडेन से बात करने के लिए तैयार नहीं। सब के सब नेटो के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह जो हैं यूरोपियन यूनियन के, वो ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, लेकिन पुतिन जो है ज़ेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं और पुतिन जो है बाइडेन से तैयार नहीं। ऐसे में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो मेरे मुताबिक इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट्समैनशिप एट एवरी लेवल। मौजूदा सूरत हाल ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो देशों के 3 युद्धपोत फिनलैंड पहुंचे हैं। ये युद्धपोत फिनलैंड की नौसेना के साथ 2 दिन चलने वाले युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। फिनिश डिफेंस फोर्सेस के बयान के अनुसार लातवियाई माइन स्वीपर LVNS
वर्साइटिस, एस्टोनियाई माइन हंटर्स ENS सकला और डच युद्धपोत HNLMS शिदम फिनलैंड की नौसेना के साथ समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने का अभ्यास करेंगे। 28 अप्रैल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अभ्यास में नेटो रिस्पांस फोर्सेस के साथ ये फिनिश जहाज अभ्यास करेंगे। रूस को फिनलैंड का ये कदम गैर जरूरी लग रहा है। फिनलैंड अभी नेटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन रूस को डर इसी बात का है कि अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो करीब 1300 किलोमीटर लंबी रूस फिनलैंड सरहद पर अमेरिका रूस के एकदम नजदीक आकर खड़ा हो जाएगा। Of course, there are many kind of risks involved. Also, to the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks, and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. And actually, when we have given the paper to the Finnish Parliament, we also analyzed these risks, hybrid threats, cyber attacks, different kind of influencing from Russia's side, and we are prepared different kinds of meanlessness that would come from the Russian side. But I also think that we have to make the decisions by ourselves, not to have fear influence our choices. But there are different perspectives to apply NATO membership or not to apply, and we have to analyze all of these very carefully, as Magdalena said, and we will have the discussions within the Finnish Parliament upcoming weeks. But I think our process will be quite fast. It will happen in weeks, as I mentioned. रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को बाल्टिक सागर में अपनी थल सेना और वायु सेना को मजबूत करना होगा। बाल्टिक सागर के किनारे पोलैंड और लिथुआनिया के बीच एक छोटे से हिस्से कलिनिनग्राद पर रूस ने बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। दावा किया जाता है कि रूस ने इस सैन्य अड्डे पर परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई अगर विश्व युद्ध में बदलती है तो किसका पलड़ा भारी होगा? क्या नेटो देश रूस पर भारी होंगे या फिर रूस अमेरिका के लिए भारी होगा? क्या बाइडेन इस लड़ाई में सीधे सीधे उतरेंगे और पुतिन के हमलों का जवाब देंगे, या फिर रूस की परमाणु शक्ति के आगे कोई भी देश इसमें टांग अड़ाना नहीं चाहेगा? पहले बताते हैं कि विश्व युद्ध किसे कहते हैं और यह आम युद्ध से कैसे अलग होता है। युद्ध तो दुनिया ने बहुत देखे, लेकिन विश्व युद्ध उन्हें कहते हैं जिनमें विश्व के कई बड़े और शक्तिशाली देश किसी एक ही जंग में शामिल हो जाते हैं। देखिए, जो विश्व युद्ध जिसे हम कहते हैं, तो विश्व युद्ध के कुछ पैमाने होते हैं। तो पहला पैमाना तो नाम से ही जाहिर है कि वहां पे बहुत सारे देश एक साथ अगर उस युद्ध को में इन्वॉल्व हैं तो उसको हम विश्व युद्ध कहेंगे। तो ऐसी परिभाषा से तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसके पहले भी ऐसे तमाम देश थे, यूरोप में और मिडीवल यूरोप में ऐसी बहुत सी लड़ाइयां हुई हैं जो बहुत सारे क्लैंस के बीच में, या नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम में ऐसे बहुत सारे वॉर्स हुए हैं जिनका स्केल बहुत ज्यादा था। तो फिर हम प्रथम विश्व युद्ध को ही विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? उसमें एक दूसरा पैमाना आ जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए, विश्व युद्ध न केवल एक ऐसा युद्ध है जो बहुत ही व्यापक स्तर पे हो रहा हो, जिसमें विश्व के तमाम अग्रणी देश जो है वो शामिल हो, बल्कि दूसरा एक और पैमाना है कि वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड वॉरफेयर जो है वो उसमें हो रहा हो। इंडस्ट्रियलाइज्ड वॉरफेयर से मेरी मुराद है कि उसमें तमाम तरीके के जो इंडस्ट्रियल इनोवेशंस हैं और टेक्नोलॉजीज हैं उसका प्रयोग हो रहा हो। तो ऐसा हमने एक बहुत बड़े पैमाने पर एक इंटरनेशनलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड वॉरफेयर हमने पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 से 1919 के बीच जो पहली वॉर हुई थी हमने उसमें देखा, इसलिए उसे हम विश्व युद्ध कहते हैं। दूसरा विश्व युद्ध जो वो उससे भी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज था और नई तरीके के वेपन्स, और सबसे बड़ा वेपन जिसको कि हम आज के दौर में एटॉमिक बॉम्ब के रूप में जानते हैं, वो वहां पे प्रयोग हुआ। इस वजह से हम दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुए युद्ध को कहते हैं।
पहले विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्क साम्राज्य था। तो एलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, इटली, जापान और अमेरिका थे। दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान थे। एलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन थे। दरअसल विश्व युद्ध में कौन जीतेगा ये तय होता है कि आपकी टीम में कौन कौन है। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो एक तरफ यूक्रेन है जिसके साथ नेटो देश है, जिनमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ है रूस, क्यूबा, पाकिस्तान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस का ही साथ देंगे क्योंकि उनके बीच कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट है। इसका मतलब हुआ कि रूस पर हमला इन देशों पर हमला माना जाएगा। अजरबैजान भी रूस का साथ दे सकता है क्योंकि रूस ने आर्मेनिया अजरबैजान झगड़े में शांति कराई थी। ईरान रूस का साथ दे सकता है। सीरिया के खिलाफ युद्ध में ईरान रूस के साथ था। उत्तर कोरिया भी रूस का साथ दे सकता है। चीन तो रूस के साथ है ही। रूस भी अपने आप में एक सुपर पावर है और सुपर पावर होने के नाते इसके भी कई देशों से पहले से बहुत डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इक्वेशंस बने हुए हैं। अगर पुराना जो यूएसएसआर था उसके जो पूरे टूटकर जब इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने हैं तो मैक्सिमम जितने सो टूटकर स्टेट्स और कंट्रीज हैं वो सब अभी भी रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ 2011 में पुतिन ने एक ये भी बनाया था जो इकोनॉमिक फोरम जिसे कहते हैं AEU, जिसमें आज की तारीख में भी बेलारूस और कजाकिस्तान उनके मेंबर्स हैं। साथ ही साथ अगर आर्मेनिया ने, कजाकिस्तान ने, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी रूस के साथ एकदम खड़े हुए हैं। और रूस का एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एली है क्यूबा। क्यूबा भी हमेशा रूस के पक्षदार ही रहता है। और जिस तरह से हमने देखा था इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिस दिन यूक्रेन पर पहला अटैक भी हुआ था उस दिन पाकिस्तान भी वहां पे पहुंचा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का एक स्टेटस बहुत कंफ्यूज स्टेटस है तो उनका पता नहीं चलता है कि वो किस तरफ है और किस तरफ नहीं है। रही चाइना की बात, चाइना के बहुत इकोनॉमिक इंटरेस्ट डीप है रशिया के साथ। और साथ ही साथ जिस तरह से पश्चिमी देशों के साथ यूएस और नाटो ट्रूप्स के साथ चाइना का भी जो दिक्कतें हैं, जो चाइना खुल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन चाइना एक तरीके से रशिया के साथ अपने इक्वेशंस और बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहा है। दोनों तरफ टीमें बैलेंस्ड हैं, लेकिन जब टीमें संतुलित दिखती हैं तो फिर कुछ ऐसा होता है जो पूरे संतुलन को बिगाड़ देता है, जैसे अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में किया। आज की तारीख में रूस के पास परमाणु हथियार दुनिया के सभी देशों से ज्यादा है। रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5,550, चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 156, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु हथियार हैं। रूस के परमाणु हथियारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक। इनमें भूमिगत मिसाइलें, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले और हवा में लॉन्च होने वाले हथियार शामिल हैं। पुतिन कई जगहों पर परमाणु ब्रीफकेस के साथ नजर आए हैं, जिससे बहस छिड़ गई कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है, लेकिन रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इससे इनकार करते हैं। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उनका कहना इस पर निर्भर करता है कि वो क्या पीते हैं और क्या फूंकते हैं।
मैंने परमाणु हथियारों का जिक्र कभी नहीं किया। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं तो उनके खुफिया सूत्रों को उन्हें कुछ खबर देनी चाहिए। मैं ऐसी किसी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता। Вся пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН. नेटो रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। युद्ध का मतलब है युद्ध। परमाणु हमले के जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए और युद्ध खत्म करने का कोई भी समझौता काफी हद तक जमीनी सैन्य हालात पर निर्भर करता है। Недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. परमाणु हमलों पर होने वाली बहस सीधे 1945 तक जाती है, जब पहली बार किसी देश पर परमाणु हमला हुआ था। 6 और 9 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था और दोनों के दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने और भी ज़्यादा हमने इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज को देखा, जैसे कि हमने एटॉमिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल पहली बार देखा। हमने और भी नए तरीके के रेडार्स को पहली बार हमने देखा कि रेडार्स का क्या महत्व होता है, सिग्नलिंग का क्या महत्व होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली किसी युद्ध को एक अलग तरीके का डायमेंशन देती हैं और तब हम इनको एक वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और दूसरा ऑफ कोर्स हम इसे वर्ल्ड वॉर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके थ्रू जो डिस्ट्रक्शन होता है वैसा डिस्ट्रक्शन हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना डिस्ट्रक्शन हुआ वो अपने आप में बहुत परेशान करने वाला तथ्य है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ उतना डिस्ट्रक्शन अभी तक मानव जाति ने किसी एक वॉर के जरिए नहीं देखा था। आज रूस और यूक्रेन के साथ कई देश तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। हर युद्ध के कुछ नियम होते हैं जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस तैयार करती है। युद्ध लड़ने के नियम, घायलों के नियम, नागरिकों के और युद्धबंदियों के नियम। अगर इन नियमों का पालन किए बगैर युद्ध लड़ा गया तो वो वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है। हम आपको बताते हैं कि विश्व युद्ध के नियम क्या होते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं। बाइडेन पुतिन को वॉर क्रिमिनल बता रहे हैं। रूस यूक्रेन पर अपने ही नागरिकों के अत्याचार का आरोप लगा रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावों की सच्चाई किसी को नहीं मालूम। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक एक युद्ध के कुछ नियम होते हैं जो हर देश को मानने होते हैं। विश्व युद्ध में भी यही लागू होते हैं। जो युद्ध नहीं लड़ रहे जैसे नागरिक, हेल्थ वर्कर्स या समाज सेवी, उन पर हमला नहीं किया जा सकता। उनकी सुरक्षा की जाएगी। जख्मी सैनिक या युद्धबंदी या ऐसे लोग जो युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी। आम नागरिकों को निशाना बनाना वॉर क्राइम है। आम नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत की जाएगी। उनके घर, जानवर, खेतों पर या जीवन गुजारने के जरियों पर हमला नहीं किया जाएगा। बीमार या जख्मी जिस भी तरफ के हों, उनकी देखरेख और सुरक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा में लगे लोग, एम्बुलेंस या अस्पतालों पर हमला नहीं किया जाएगा। युद्धबंदियों को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। युद्धबंदियों को खाना और पानी दिया जाएगा और उनको अपने परिवार से बात करने की इजाजत दी जाएगी। जंग में कम से कम तबाही वाले हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। बलात्कार नहीं किया जाएगा। लोगों के मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। प्राचीन काल में महाभारत के समय और मिडिल ईस्टर्न के 16-17 हिस्ट्री में युद्ध के कुछ नियम थे। सुबह रेवली के बाद में लड़ाई स्टार्ट होती थी और रिट्रीट के समय लड़ाई बंद हो जाती थी। लेकिन आजकल में कहा जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। इंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, डिसेप्शन जो है इज बिकम वेपन ऑफ वॉर। प्रोपेगेंडा एंड इज बिकम अ वेपन ऑफ वॉर। रात के समय सबसे ज़्यादा और भयंकर हमले होते हैं। सबसे ज़्यादा वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं रात के समय और आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उन लोगों के ऊपर होता है जो वास्तव में युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सिविलियंस, बच्चे और औरतें। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के ये नियम युद्ध लड़ने वाले हर देश को मानने होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कितने देश इसको मानते हैं। दुनिया में कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जिनमें लाखों लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उन सभी को विश्व युद्ध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आजादी के बाद से भारत ने भी
5 युद्ध लड़े, 4 पाकिस्तान से, 1 चीन से। हम आपको बताते हैं कि दुनिया ने कौन कौन से बड़े और घातक युद्ध देखे हैं जो विश्व युद्ध की श्रेणी में नहीं आते। 1954 से 1975 तक चलने वाले वियतनाम युद्ध में वियतनाम के आंकड़ों के अनुसार 20 लाख लोग और 11 लाख सैनिक मारे गए। अमेरिका के करीब 58,000 सैनिकों की मौत हुई। 1937 से 1945 तक चलने वाले चीन जापान युद्ध में 2.5 करोड़ आम नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि करीब 40 लाख चीन और जापान के सैनिक मारे गए। 1998 से 2003 तक चलने वाले दूसरे कांगो युद्ध में करीब 54 लाख लोग मारे गए। 1979 से 1989 तक चलने वाली सोवियत अफगान युद्ध में 6 लाख से 20 लाख लोगों की मौत हुई। 2003 से 2011 तक चलने वाले खाड़ी युद्ध में 4 से 7 लाख लोगों की मौत हुई। जंगों की फहरिस्त बहुत लंबी है, मरने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तक दुनिया पर राज करने का अरमान रहेगा तब तक दुनिया में जंगें भी जारी रहेंगी। कोई विश्व युद्ध कहलाएगा, कोई नहीं, लेकिन तबाही सब में होती रहेगी। तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी तमाम है, लेकिन उसे रोकने की कोशिशें भी तमाम है। देखना है जीत चेतावनी की होती है या उन कोशिशों की। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।